अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूं वजीह नजम। आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी से करवाने जा रही हूं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कामयाब शो करते नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया पे भी अपना एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। सईद अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और जो कुछ इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि आप सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कर रहे हैं, एक अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से कमा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हर जगह से आ रहे हैं पैसे। और आदमी काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, कभी कभी इसके लिए भी करता है कि आपको करने में मज़ा आ रहा होता है। और मैं समझता हूँ कि फरागत के लम्हात होने चाहिए, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है, एज अ नेशन हम सबको ज़रूरत है कि हम काम करें। हमारे यहाँ वेले रहने का रिवाज जो है ना, वो बड़ा पुराना है और अभी भी राइज है। इसको ख़त्म करें, काम करें। मगरिब में आप देखें कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे हफ्ते में 3 दिन का जो है वो उन्होंने ऑफ डे देना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने कम से कम 1 सदी तक अपने आप को मनवाया, अपना लोहा मनवाया, काम किया है। नाउ दे डिजर्व इट। हमारे यहाँ शुरू दिन से ये चल रहा था कि हफ्ते में 2 दिन काम करेंगे, वो जो काम करेंगे उसमें डंडी मारेंगे। तो आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपना कोई अपने सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी आपकी हो। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया ना, देखिए बात ये है कि इस वक्त आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका होगा ना, वॉरेन बफे कहता है इफ़ यू हैव वन सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग पुअर। जैसे ही वो खत्म हो गया तो आप सड़क पर हैं। तो आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। अगर आपके पास एक फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट है और आप बेरोज़गार हैं, तो ये आपका कसूर है। आज के दौर में आप रोज़गार कहीं से भी कमा सकते हैं। तो जनाब जहाँ से भी आया अच्छा। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों पे आप काम करें और दोनों पे माशाल्लाह आप सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स हैं जिन्होंने डिजिटल मीडिया के लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो आप खुद क्या प्रेफर करते हैं? ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है? सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हर बात करते हैं, इवन के जन्नत मिर्ज़ा का ब्रेकअप हो गया उस पर भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सीरियस सिचुएशंस टॉपिक से बात करते हैं, तो ज़्यादा इंजॉय क्या करते हैं? देखिए, इसमें ना दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। मैं अक्सर ये कोट किया करता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जोर था, बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया की तरफ राग़िब हो रहे थे। फिर आपको याद है 2019 में 27 फरवरी को भारत ने एक एडवेंचर किया था पाकिस्तान में। उस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया था ना, वो एक हो गया हुआ था। हालांकि अभी भी हमारे दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा है, मगर तब एक ज़ुबान थी उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था पूरी नेशन के लिए, बयानिया दिया गया था हमें। इंडियन मीडिया भी कर रहा था, पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा था। मुझे वहाँ पर एहसास हुआ कि नहीं, सोशल मीडिया भले बहुत ऊपर चला गया हो, मगर मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अभी भी ज़रूरत हमें है एक। लेकिन उसके बाद जब बात आती है, एक मेरी शिकायत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हालांकि मैं उसी के सेट पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके साथ, कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक जो अपनी जो स्लॉट दी है ना, जगह दी है, वो पॉलिटिक्स को दे दी है, सियासत को दे दी है। सोशल इश्यूज जो है वो डिस्कस नहीं होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज डिस्कस नहीं होते हैं, आपके माशरती इश्यूज जो छोटे मोटे डोमेस्टिक इश्यूज से कहते हैं, टैबूज डिस्कस नहीं होते हैं आपके यहाँ। तो सोशल मीडिया मुझे इसलिए पसंद है कि वहाँ पर हर तरह की बात की जा सकती है, हर तबके की बात की जा सकती है। आई प्रेफर कि जी सोशल मीडिया हो, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बट अगेन मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी जाए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल ठीक है सर। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी माशाल्लाह कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियाँ हैं 2 जो कि मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हैं। दे आर माई लकी चार्म। तो उनके बाद ही जो है वो, बल्कि कल मेरी बेटी की बर्थडे भी है इनफैक्ट, तो उनके बाद ही जो मुझे मिला, जो कुछ मिला वो मिला, अल्लाह ताला की अता है, माँ बाप की दुआ है। एंड आई वुड ऑलवेज से कि अल्लाह ताला ने जो मुझे 2 रहमतें दी हैं, उसके बाद ही मेरे पास ये सब कुछ आया है। ये शोहरत भी आई है, थोड़ा बहुत कमाने भी लग गया हूँ, तो ये सब कुछ उसी की रहमत का नतीजा है माशाल्लाह। अच्छा, बेटियों की और शादी की बात हुई तो मैंने मोस्टली एंकर्स को देखा कि वो थोड़ा लेट शादी करते हैं। आपने शादी थोड़ा जल्दी नहीं कर ली? जल्दी कर ली। आपको क्या पता मैंने कब की शादी? मतलब अभी आपको देख के लगता नहीं ना कि आपकी 2 बेटियां माशाल्लाह, मैंने तो आपकी पूरी फैमिली देखी हुई है, तो आपको देख के लगता नहीं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से आपने थोड़ा जल्दी कर ली। नहीं, मैं जल्दी नहीं की, मैंने थोड़ा सा ट्रिक खेला है। आपको पता नहीं चला, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। वो मैंने पता नहीं चलने दिया कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से 2 बेटियाँ या कोई एक आधी औलाद होनी चाहिए थी, जो कि है। तो ठीक है, कभी कभी वैसे ये हर मर्द की कहानी है। वैसे हर मर्द को लगता है कि उसने शादी जल्दी कर ली। मैं अगर अब भी शादी करता ना, इस एज में भी आके शादी करता,
तो मुझे लगता है मैंने जल्दी कर ली क्योंकि शुरू में चार्म होता है, उसके बाद फिर आप एक दफ़ा सोचते हो कि अच्छा ये मैं क्या कर बैठा, ये मैं क्यों कर बैठा। वो फेज़ भी आ चुका मेरे पे, वो गुजर भी चुका, तो अब तो लाइफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये बस हो गई थी, हो जाती, जैसे पाकिस्तान में हो जाती होती है शादियाँ। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे बेबी सिटर भी हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये आपने कहाँ से सुन लिया है? मैंने आप ही के इंटरव्यू में सुना है कि आप बहुत अच्छे बेबी सिटर हैं, आप बच्चों को संभालते हैं बहुत अच्छे से। I'm a very good babysitter and I know how to change pampers and how to mingle with kids. तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुनर है और मैंने इसका काफ़ी जो है वो इस्तेमाल भी किया है, तो जिसका फ़ायदा डेफिनेटली हुआ, मेरे स्पाउस को फ़ायदा इसका हुआ है, तो येस आई एग्री टू दैट। अच्छा, मूवीज, बुक्स या म्यूजिक, तीनों में से क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि आप गाते तो हैं, मैंने आपकी वीडियो भी देखी हुई है जिसमें आपने अपनी वाइफ के लिए गाना गाया हुआ है। था असल में मुझे आई लव मूवीज, आई लव वॉचिंग मूवीज। जावेद चोई साहब ने, रऊफ अलासरा साहब ने इस काम पे लगाया था बाय द वे। तो आई लव वॉचिंग मूवीज। मैं समझता हूँ कि अब जो विजुअल मीडियम है ना, उसके जरिए बहुत आपको एक बड़ा प्रिसाइज किस्म का समराइज नॉलेज आपको मिल जाता होता है। मूवीज़ देखनी चाहिए। जिन कंट्रीज़ ने अपनी मूवीज़ को प्रमोट किया, हमारे हमसाया मुल्क में अभी हाल ही में एक मूवी को, उनकी मूवी को ऑस्कर मिला, उनके गाने को ऑस्कर मिला है। वो आपकी पहचान बनते हैं, आपके कल्चर की और आपकी शनाख्त की। ऐसी भी ममालिक हैं जहाँ भूख नाच रही है पर उनकी मूवीज़ दिखा रही होती है कि बहुत कमाल मुल्क है वो, और लोगों को यही पता होता है कि बहुत कमाल मुल्क है वो। आई लव वॉचिंग मूवीज़, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। इट्स अ थेरेपी। म्यूज़िक जो होता है ना, सारे दिन के बाद गाड़ी में अपने पसंद का गाना लगा के आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ या घर भी चले जाओ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए, तो इट्स अ फन थिंग टू डू। बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स आपके बेहतरीन साथी होती हैं, बट अब ये होता है कि अब मोबाइल पे किताब होती है आपकी, ई बुक्स पढ़ ली जाती हैं। मैं पहले रेट करूँगा मूवीज़ को, म्यूज़िक को और फिर बुक्स को। अच्छा, जैसे हमारे घरों में होता है कि हमारे अब्बू जब काम से आ रहे थे तो हमारी अम्मियों के पीछे से कॉल जाती है, आते हुए ये ले आना, आते हुए लेना। आप इतने सीरियस टॉपिक से बैठ के बात कर रहे थे स्टूडियो में, जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं रास्ते में आपको कॉल आती है कि दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने, पैम्पर्स लेकर आने। ये आपने मेरे इंटरव्यू से सब कुछ ढूंढा हुआ है, सब सुना हुआ है आपने। ऐसा होता है, ये मुझे कहा था एक दफ़ा मेरी वाइफ ने कि मुझे खुद एहसास होता है इस बात का कि आप अच्छा खासा प्रोग्राम करके निकलते हैं, मैं आपको फोन करके कहती हूँ आते हो दही लेते हैं लेकिन अगेन यू नो व्हाट, मुझे अब जाके इस बात का एहसास हुआ, दिस इज व्हाट मेक्स अस अ कॉमन मैन। और ये होना चाहिए। जब आप सेलिब्रिटी हो, आप एंकर हो, आप कोई शोबिज स्टार हो, कुछ भी अगर आप हो, आप उस वक्त तक होने चाहिए हो जब तक आप कैमरे के सामने या ऑडियंस के सामने। द मोमेंट यू गेट ऑफ फ्रॉम द कैमरा, उसी वक्त आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको रियलाइज हो और आप अपनी औकात में रहो और आपको पता हो कि यार आप एक आम इंसान हो। आप ऐसे ही जाके सौदा सलफ लोगे, आप घर जाके माँ बाप की डांट भी खाओगे, आप परेशान भी होगे, आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे जेब में, तो आपको फिक्र होगी। वो सारी टेंशनें जो एक आम आदमी को होती हैं वो आपको होनी चाहिए, ताकि उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस 7वें आसमान पे जाके आप बैठ जाते हो ना, वो जो होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिर आप धड़ाम से नीचे भी गिरते हो, वो आप नहीं करोगे। आप अपने जूतों में रहोगे कम से कम। तो दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। बिल्कुल, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात कीजिए, अगर पॉलिटिक्स की, तो सीन जो है वो दिन ब दिन वर्स्ट होता जा रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हालात हो रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए, वो पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान में तो ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को अदालत बुलाए और वो ना जाए। आपको बुलाए कहाँ, आप क्यों नहीं जाएंगे? आप मुझे बुलाए, मैं तो मतलब सर के बल जाऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है मेरे वारंट जारी हो जाएंगे, मुझे उठा के ले जाएंगे भाई। पाकिस्तान में ये भी मुमकिन है कि मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे कोई गायब कर दे। और एक और भी मुमकिन, जिसको सज़ा हुई है, वो वहाँ बैठ के कहता है कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तो अगर ये सब कुछ मुमकिन है तो इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो ये भी मुमकिन है, गिरफ्तार हो जाए ये भी मुमकिन है। पाकिस्तान में सब हो जाता होता है। आज अगर कोई मैं ये खुली बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, आपके देखने वालों को। यकीन कीजिए, ये बात हर प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ, अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास अंदर की खबर है और मुझे पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या सोच रखा है, या इमरान खान ने फ़लाँ को क्या पैगाम दिया, या फ़लाँ ने क्या सोच रखा है, ये 80% झूठ होता है। किसी को कुछ पता नहीं होता। ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल सियासत है हमारे मुल्क की कि कोई अगर कहता है ना कि अगले 24 घंटे में ये होने जा रहा है, तो उसको नहीं पता भाई। सब गप्पे मार रहे होते हैं बैठ के और हम सुन रहे हैं। हमें बजाते खुद बहैसियत कौम हमें ना चस्का पसंद आ गया है, हमें स्पाइस पसंद है। कोई भी चस्के वाली चीज़ हो वो बिक जाती होती है। अब सियासतदानों ने भी काम शुरू कर दिया, हमारे सियासतदान भी यूट्यूबर बन बैठे हैं, वो भी चस्का बेचने लग गए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा भी सकता है,
लेकिन अभी तक वो हो नहीं रहे हैं। ये भी अपने आप में कितना अजीबोगरीब मैसेज है ना कि 10,000 की पुलिस खड़ी हुई है, एक बंदे को गिरफ्तार, अदालत बुला रही है गिरफ्तार करके लेके आओ, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। फिर एक और वजह भी है, अदालत भी पेश होना ना, वो कह रहा है मैं पेश हो जाऊंगा भाई, तो फिर क्यों भेज रहे हो 10,000 की नफरी? तो दोनों तरफ एक्सट्रीम पे है, दोनों तरफ जो है वो कोई ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। मायूसी है जी, और कुछ नहीं। तख्ते पंजाब का सहरा किसके सर पे सजेगा, क्या लगता है आपको? अपनी प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी? ना तो तख्ते पंजाब कोई नवी नवेली दुल्हन है, ना कोई सेहरा आला जड़ा है कोई, ना कोई की कह लो कि बांका नौजवान है कि उहदे सिर ते सेहरा सजाया जाए। तख्ते पंजाब का सेहरा अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं तहरीक इंसाफ को देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत उनका मोमेंटम बहुत हैवी है, उन्होंने बहुत ही कमाल का स्ट्रेटजी अपनाई है। देखिए अब अगेन ये स्मार्टनेस है इमरान खान की या उसकी किस्मत है, वो रैली नहीं निकालता क्योंकि उसको रैली निकालने नहीं दी जाती, वो रैली ना निकाल के भी अपनी रैली को कामयाब बना लेता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उसकी रैली ना निकलने पर तबसरे हो रहे होते हैं। तो बात तो है ना कि आपको मीडिया अटेंशन चाहिए, मीडिया फ्रेंजी चाहिए, आपको आवाम की तवज्जो चाहिए, वो मिल गई रैली निकाल के। और यही होता है ना रैली निकालने का मकसद कि आवाम की तवज्जो मिल जाए, वो आपने दे दी। वो आदमी है जो गिरफ्तार होता है तब भी हुकूमत वक्त के लिए गले की हड्डी, नहीं होता तब भी गले की हड्डी। तो अल्लाह ताला ने शायद ये हमारे हुक्मरानों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने 70 साल तक इस मुल्क का खून चूसा है, उनके लिए अजाब बन के भेजा है इमरान खान को कि इसको कुछ कहें तब भी ये जलील होते हैं, कुछ ना कहें तब भी ये लोग जलील होते हैं। तो देखें जी किस रुख बैठती है। खान साहब ने अपने सियासी दौर में सबसे बड़ी गलती आपको क्या लगता है क्या की है? सबसे बड़ी गलतियां तो उन्होंने बेशुमार की हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की, उनको जिस तरह पिछली हुकूमत मिली थी 2018 वाली, वो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। ऐसी बैसाखियों वाली हुकूमत जो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, वो नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि ठीक है इंतज़ार करते, केपीके में उनको माशाल्लाह अच्छा उन्होंने डिलीवर किया। केपीके ने पहली दफ़ा तारीख में किसी को दोबारा गवर्नमेंट दी। वफाक में हुकूमत ना लेते, इतनी लूड़ी लंगड़ी हुकूमत लेने की ज़रूरत नहीं थी उनको, बैसाखियों की ज़रूरत नहीं थी उनको। अपने मोमेंटम को कायम रखते और दोबारा इलेक्शन लड़ते और फिर अक्सरियत के साथ आते, जिस तरह अब शायद वो आएंगे। लेकिन अगेन अब उनके पीछे ना भार बहुत है कि देखें जी आपने 3-3.5 साल में क्या किया, वो गिनवाने को तो तोशाखाना भी है, हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। मलिक रियाज के 50 अरब रुपए भी हैं, ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके बैकेज है बहुत बड़ा उनको जो लादा हुआ है, ये ना होता कम से कम। दिस इज व्हाट आई थिंक। पाकिस्तान में गैर जमहूरी ताकतों को सियासत में मुदाखलत करने से कैसे रोका जा सकता है? आप अपने सियासतदान जो हैं अपनी सियासी जमातों में जमहूरियत लेकर आए, खुद ब खुद ही गैर जमहूरी ताकतें जो हैं वो इंटरफेयर करना छोड़ देंगी। आप मुझे बताएं ना, ये सियासी जमातें, ये प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ हैं, ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं। बेनज़ीर से जरदारी साहब को, जरदारी से बिलावल भुट्टो को मुंतकिल होगी, ये प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ हैं। अगर इनके इमरान खान की भी पार्टी में भी जमहूरियत तो नहीं है ना। इलेक्शन लास्ट टाइम कब हुए थे मुझे बताएं? कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। एक जमात है जमात इस्लामी जिसमें जमहूरियत है। आपको खुद जमहूरी रवैया पहले अपनाना पड़ेगा और आपको इस काबिल बनना पड़ेगा कि तीसरी कुव्वत, कोई भी गैर सियासी कुव्वत जो है वो 10 दफ़ा सोचे। आप टर्की की मिसाल ले लें ना, ऐसे तो नहीं लोग टैंकों के नीचे लेट गए थे आके। तो आपको वो अपना मयार उस पाए का बुलंद करना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी किसी के अंदर थोड़ी सी भी वो सख्त बाकी है। देखिए यही जो आज पीडीएम वाले हैं ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हम पे जुल्म कर रहा है, और यही सारे काम आज खुद कर रहे हैं। जिस सुधरने का कोई नहीं, सीखेगा कोई नहीं। जिसको जहां मौका मिलेगा वो छुरा घूंपेगा, जिसको जहां टाइम मिलेगा, किसी भी विंडो मिलेगी वो डंडी मारेगा। तो यही कल को इमरान खान आ गए, यकीन कीजिए वो भी यही कर रहे होंगे इनके साथ। वो भी राना सल्लल्लाहु ने कहा ना, ये सियासत नहीं हो रही, ये दुश्मनी हो रही है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, खान साहब को कहा जाता था कि अदलिया के लाडले हैं, आपको क्या लगता है कि अभी तक वो किसी के लाडले हैं या अब नहीं रहे? अब इस वक्त मुझे लगता है इमरान खान साहब आवाम के लाडले बने हुए हैं। आवाम उनके साथ है, आवाम का बहुत, मैं तो देखिए गांव जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, आवाम उनके साथ नजर आती है मुझे। वो आवाम के लाडले हैं, इदारों के लाडले वो नहीं रहे, अदलिया के लाडले वो नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक इल्ज़ाम, अभी इमरान खान साहब इल्ज़ाम नहीं लगा रहे पाक फौज पे। अगर आप देखें तो हुआ ये, कुछ लोगों ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पाक फौज को इसमें घसीटना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि देखे जनाब ये किस तरह से जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, डर्टी हैरी, और ये वो नाम रखने शुरू कर दिए। इमरान खान साहब ने ये नाम रखे थे, कौन को लगाया उन्होंने इस तरफ है, खुद पीछे हट गए हैं वो। अब चंद लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अलबत्ता इमरान खान को इस वक्त आवाम की सपोर्ट हासिल है, वी हैव टू एग्री।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ सैयद अली हैदर मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।